अब हम बात करते हैं एपोप्टोसिस की। तो देखो एपोप्टोसिस क्या होती है, प्रोग्राम सेल डेथ। लेकिन मैं यहाँ पर दो चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम सेल डेथ तो है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, विथ नो इन्फ्लेमेशन एंड नो डैमेज टू मेम्ब्रेन। नो डैमेज टू मेम्ब्रेन मीन्स मेम्ब्रेन बिल्कुल कैसी है, इंटैक्ट। अब इसके देखो चार पाथवे होते हैं। एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे को हम और क्या बोलते हैं, डेथ रिसेप्टर पाथवे। डेथ रिसेप्टर पाथवे। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। तीसरा परफोरिंग एंजाइम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। P53 वाला कैंसर के सेल को मारने के लिए यूज करते हैं, दैट इज टू किल टू फॉर एपोप्टोसिस ऑफ कैंसर सेल। इंट्रिंसिक पाथवे को हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। अब इसको समझो। आपसे मैंने आपको बताया था कि नेक्रोसिस हमेशा कैसे होती है, पैथोलॉजिकल। एपोप्टोसिस पैथोलॉजिकल भी हो सकती है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है। तो पहले इसको समझते हैं, लाइक व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस। सपोज अगर मैं आपको बोलूं व्हाट आर फिजियोलॉजिकल एग्जांपल, सो लेट्स अंडरस्टैंड। हमारी उंगलियां बचपन में ऐसी होती हैं, चिपकी हुई आपस में। तो जो बीच के सेल्स हैं, दो उंगलियों के बीच के सेल्स, इनकी डेथ होती है ऐसे, ये मरते हैं, तब ये गैप आता है। ये गैप कब आता है, जब ये सेल्स मरते हैं। तो इसको हम बोलते हैं वेबिंग ऑफ फिंगर्स। तो वेबिंग ऑफ फिंगर ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, तो उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एग्जाम्पल। फिजियोलॉजिकल किसकी डेथ हो रही है, फिजियोलॉजिकल डेथ किसकी हो रही है, सेल्स जो यहाँ पर है, एजेस पर है, उंगली के एजेस पर है। फिर देखो हर महीने एक फीमेल को पीरियड्स आते हैं। तो पीरियड्स में क्या होता है, जो आपकी एंडोमेट्रियल की लाइनिंग है वो शेड करती है, उसकी डेथ होती है। दैट इज प्रोग्राम डेथ ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब प्यूबर्टी के टाइम पर आपका थाइमस गायब हो जाता है। तो इट इज क्यों गायब हो जाता है, बिकॉज वो गायब होना लिखा था, इट वॉज प्रोग्राम। सो इन्वोल्यूशन ऑफ थाइमस एट प्यूबर्टी। इन्वोल्यूशन ऑफ थाइमस एट प्यूबर्टी। और इसको समझो, सपोज आपको सर्दी खांसी हुई। सर्दी खांसी हुई तो आपने देखा कि WBC बढ़ गए, और 2-3 दिन 4 दिन बाद आप WBC बढ़ गए, TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ गया। 3-4-5 दिन बाद वो कम हो गए। तो बाकी जो बड़े थे वो कहाँ कम हुए, वो प्रोग्राम सेल डेथ हो गई उनकी। तो TLC कम हो जाता है, फिर दैट इज मीन्स दे डाइड बिकॉज ऑफ एपोप्टोसिस। देन अंडरस्टैंड। हर 120 दिन के बाद RBC की डेथ हो जाती है। ऐसे हमारे प्लेटलेट WBC की डेथ होती है आफ्टर कंप्लीटिंग देयर लाइफ साइकिल। तो डेथ ऑफ योर हेमाटोपोइटिक सेल्स, डेथ ऑफ हेमाटोपोइटिक सेल्स मीन्स योर RBC, WBC, प्लेटलेट, इन सब की डेथ कैसे होती है, प्रोग्राम होती है। एम्ब्रियो के टाइम पे हमारी बॉडी में कई सारे ऑर्गन थे जो आज नहीं है। अब वो कहाँ गए, वो गए प्रोग्राम सेल डेथ हो गई उनकी। तो इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस, और आई कैन कॉल दिस ऑर्गेनोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस और ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ये सब कैसे, दीज आर फिजियोलॉजिकल। अगर मैं बात करूं पैथोलॉजिकल की, तो इसको समझो। तो पैथोलॉजिकल में आपको दो चीज़ें पढ़नी है। तो पहला इंपॉर्टेंट है, दैट्स कॉल्ड काउंसिलमैन बॉडीज। तो सपोज इसको समझो, पेशेंट को हेपेटाइटिस हुआ, तो ये आपके हैं नॉर्मल हेपेटोसाइट्स। लेट्स से दीज आर योर नॉर्मल हेपेटोसाइट्स। इन्फ्लेमेशन हुई तो पहले क्या होगा, आप देखोगे हेपेटोसाइट्स में स्वेलिंग होगी। स्वेलिंग हो गई तो वो फूल गए, फिर वो स्वेलिंग थोड़ी सी और बढ़ेगी। अब इट्स लाइक, अब इसको बोलते हैं स्वेलिंग हो गई पहले, हेपेटोसाइट मीन्स लीवर के सेल्स की, फिर वो और ज़्यादा फूल गए, मीन्स इसको हम बोलते हैं बलून बन गए, मीन्स वी कॉल दिस बलूनिंग। अब देखो होगा क्या,
अब जब आप फुलाते जाओगे बलून को तो एक टाइम के बाद वो फटेगा, जब वो फटेगा तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं काउंसिलमेंट बॉडीज। दिस इज कॉल्ड काउंसिलमेंट बॉडीज। सो व्हाट आर काउंसिलमेंट बॉडीज? अंडरस्टैंड दिस थिंग, दीज आर एपोप्टोटिक हेपेटोसाइट। तो पहले हेपेटोसाइट की स्वेलिंग हो रही थी, फिर एक थ्रेशोल्ड के बाद अब वो फट जाता है। और ये कहाँ मिलते हैं? दिस काउंसिलमेंट बॉडीज, वेयर यू विल फाइंड देम, यू फाइंड देम वेयर? इन अ पेशेंट ऑफ एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस। याद रखना मेरी बात, मैंने लिखा है एक्यूट, क्रोनिक में नहीं होती, और मैंने लिखा है वायरल में, से अल्कोहल हेपेटाइटिस में भी नहीं होती। पूरा आपको याद रखना है, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस। ऐसे ही सिवेट बॉडीज होते हैं। सिवेट बॉडीज आर ऑल्सो डेड बॉडीज, सो दीज आर लाइक डेड टिश्यूज एंड दीज आर सीन वेयर? ये कहाँ मिलती हैं? दीज आर सीन इन लाइकन प्लानस। ये एक स्किन का डिसऑर्डर है, इन लाइकन प्लानस। सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस। अब आपसे पूछते हैं कि एपोप्टोसिस के जो पाथवे होते हैं उन पाथवे को कैसे समझते हो? तो मैंने आपको दो पाथवे बताए थे, एक बताया था एक्सट्रिंसिक, एक होता है इंट्रिंसिक। अब इन दोनों पाथवे में एक कॉमन एंजाइम, और जिसको हम बोलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम, तो उस एंजाइम का नाम होता है कैस्पेस। तो इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। सपोज आपकी नौकरी लगी, सपोज आपकी नौकरी लगी एक अस्पताल में, और आप वहाँ पर क्या कर रहे हो? काम करने के बजाय दूसरी नर्सिंग स्टाफ पे लाइन मार रहे हो, या आप किसी और को पेशेंट से फ्लर्ट कर रहे हो, तो क्या करेंगे? हॉस्पिटल वाले आपको निकाल देंगे। तो इसको हम बोलते हैं फायरिंग। तो यू आर फायर्ड फ्रॉम द जॉब। जब आप फायर होते हो तो या किसी कंपनी में, या किसी भी, आजकल सब कुछ कॉर्पोरेट हो गया है, तो आपकी जो एप्लीकेशन होती है वो जाती है एक डिपार्टमेंट में। उस डिपार्टमेंट को बोलते हैं HR डिपार्टमेंट। HR मीन्स ह्यूमन रिसोर्स, और HR वो किसको दे देता है? वो एप्लीकेशन बॉस को दे देता है। तो मीन्स सपोज आप काम नहीं कर रहे हो, आप वर्क प्लेस पर कुछ और कर रहे हो, तो आपकी एप्लीकेशन कहाँ जाएगी? HR को। HR किसको दे देगा? बॉस को, और बॉस आपको निकाल देगा। अब इसको उल्टा समझते हैं, सपोज आप वहाँ काम कर रहे हो लेकिन आपको पेमेंट कम मिल रही है, फिर आपको एक अच्छी जगह से, अच्छे अस्पताल से ऑफर आया, आपकी सैलरी डबल दे रहे हैं आपको, तब आप क्या करोगे? तब आप करोगे रिज़ाइन। अब देखो फायरिंग और रिज़ाइन में क्या डिफरेंस है? रिज़ाइन तुम्हारी इच्छा है, फायरिंग उनकी इच्छा है। तो रिज़ाइनिंग में क्या होगा? अगेन सेम प्रोसेस विल बी सेम, तब भी आपकी एप्लीकेशन कहाँ जाएगी? HR डिपार्टमेंट में। HR डिपार्टमेंट में, और HR किसको देगा? वो बॉस को देगा। लेकिन अगर आप अच्छे एम्प्लॉय हो तो बॉस यहाँ पर हो सकता है आपको बोले कि क्यों जाना है भाई, हम उतने पैसे दे देंगे। तो यहाँ पर आपसे थोड़ा सा नेगोशिएशन चलेगा। क्लियर? समझ आया? तो अब अंडरस्टैंड दिस थिंग, जब आप रिज़ाइन करते हो तब आपके पास दो तरीके के दोस्त होते हैं। दो तरीके के दोस्त होते हैं। एक होते हैं जो आपके हाँ में हाँ मिलाते हैं कि सही बात है यार, जब सैलरी डबल मिल रही है तो तू जा यहाँ पे, यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ क्या कर रही है, व्हाट यू आर डूइंग हियर, व्हेन यू आर गेटिंग अ गुड जॉब, गुड सैलरी, गुड हॉस्पिटल, यहाँ से निकलो भाई। लेकिन आपके कुछ दोस्त उल्टे होते हैं, वो बोलते हैं अरे क्या करेगा जाके, सैलरी कम है लेकिन यहाँ पे लड़कियाँ अच्छी हैं, लड़के अच्छे हैं, मज़ा आता है, फ़न करेंगे, चिल करेंगे। तो वो आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, मीन्स एंटी, वो आपके डिसीजन के अगेंस्ट में है। बस इतना समझ आ गया? ऐसा ही बॉडी में होता है। तो देखो एक्सट्रिंसिक पाथवे इज लाइक फायरिंग पाथवे। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो यहाँ पर जो बॉस है, कोई भी पाथवे हो उसमें बॉस का नाम क्या है? कैस्पेस। कैस्पेस। तो देखो एक्सट्रिंसिक पाथवे इट इज एक्टिवेटेड बाय लाइगेंड। दो लाइगेंड होते हैं, लाइगेंड का नाम होता है फास एंड ट्रेल। ट्रेल का मतलब होता है TNF अल्फा रिलेटेड एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग लाइगेंड। आपको पूरा नहीं पढ़ना है, जैसे याद रखो टी क्या है? TNF अल्फा। तो HR यहाँ पर क्या है? फास एंड ट्रेल। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? देखो एक्सटेंसिक पाथवेज एक्टिवेटेड बाय फास एंड ट्रेल लाइगेंड। फास एंड ट्रेल लाइगेंड विल स्टिमुलेट कैस्पेस। अब देखो कैस्पेस अगर स्टिमुलेट हो गए तो कैस्पेस और दूसरे एंजाइम को स्टिमुलेट करेंगे। मीन्स इसको समझो, सेल को मारना है तो प्रोटीन को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीएस। लिपिड को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? लाइपेस। और न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? DNA मत बोल देना, एंडोन्यूक्लियस। तो देयर विल बी एक्शन ऑफ अदर एंजाइम, एक्शन होगा अदर एंजाइम का, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? अल्टीमेटली इट विल कॉज सेल डेथ। तो मैं यहाँ पर सेल डेथ के ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, प्रोटीन को तोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है? प्रोटीएस। सेल के लिपिड को तोड़ने के लिए व्हाट वी नीड? लाइपेस। और अगर मैं बोलूँ कि DNA को तोड़ने के लिए व्हाट वी नीड? एंडोन्यूक्लियस। तो यही बस इतना सही है। अब उसको देखते हैं रिजाइनिंग में क्या होगा। इंट्रिंसिक पाथवे, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं रिजाइनिंग पाथवे, इंट्रिंसिक। तो यहाँ पर जो HR है उस HR का नाम है साइटोक्रोम C। अब कई जगह साइटोक्रोम C नहीं होता तो एक और होता है, उसको बोलते हैं अपा F1। आगे की कहानी सेम है। देखो
अब ये बुक्स में कैसे लिखा होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवेज एक्टिवेटेड बाय फास्ट एंड ट्रेन लाइगैंड, दे विल स्टिमुलेट कैस्पेस विल स्टिमुलेट अदर एंजाइम सेल डेथ। इंट्रिंसिक पाथवेज एक्टिवेटेड बाय I can say cytochrome C and APAF1, they will stimulate caspase will stimulate other enzyme cell death। अब प्रॉब्लम क्या है, इन एक्सट्रिंसिक पाथवे डायरेक्ट डेथ, नो रिवर्सल, सीधे डेथ होती है, सीधे सेल मर जाता है। लेकिन इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, दो तरीके के दोस्त होते हैं, एंड दीज टू टाइप ऑफ जीन्स आर कॉल्ड प्रो एपोप्टोटिक एंड एंटी एपोप्टोटिक जीन। तो यहाँ पर इट विल डिपेंड ऑन यू। सपोज आप रिजाइन कर रहे हो तो आप पर डिपेंड करेगा आप कौन से दोस्त को सुन रहे हो, जो आपको बोल रहा है कि चले जा भाई अच्छी सैलरी उठा, या फिर जो आपको बोल रहा है मत जा, दोनों यहाँ चिल करेंगे। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग। ऐसे ही यहाँ पर दो तरीके के जीन होते हैं, प्रो एपोप्टोटिक, तो प्रो मीन्स जो सेल डेथ करा रहा है, एंटी मीन्स जो उसको बचा रहा है। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब ये भी बहुत सिंपल है, एंटी एपोप्टोटिक जीन सब के एंड में एल होता है, सबके एंड में एल आएगा। देखो BCL2, BCL1, MCL, BCL, XL। तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर L L L L और XL के एंडिंग में भी L आ रहा है, सिंपल है। अब बात करते हैं प्रो एपोप्टोटिक कौन से होते हैं। तो देखो इसमें किसी के भी एंड में L नहीं आएगा। प्यूमा, तो पहले स्टार्ट करते हैं कॉमन वन से, P53, प्यूमा, बिड, बिन, बिम, BAK, BAS, BAD, नॉक्सा। फिर अगर मैं कुछ नए वाले ऐड करूं तो यहाँ पे आएगा स्मैक और डायब्लो। देन आई कैन से BCL XL, BCL XS। देखो अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है, और सोल्यूशन देखो कितना प्यारा सोल्यूशन है कि इनमें से किसी के भी एंड में L नहीं है। तो दिस इज द बिगेस्ट सोल्यूशन हियर, यू कैन सी इनमें से किसी के भी एंड में L नहीं है। ध्यान से देखो। सपोज अगर तुम्हें भी याद करना है तो वैसे याद करने का फायदा नहीं, बिकॉज क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर याद करना है तो कैसे याद करोगे, P4 प्रो, P4 P53, P4 प्यूमा। तो प्यूमा के जूते आते हैं, प्यूमा के शूज आते हैं। DNM मीन्स डेनिम, डेनिम किसको बोलते हैं, जीन्स को डेनिम बोलते हैं। तो प्यूमा के शूज, डेनिम की जीन्स, ये सब बकवास बातें हैं बेटा, बकवास को बोलते हैं बैड, इसलिए इनको नहीं लेने मीन्स नो, राइट। अब देखो BCL XS के एंड में S आ रहा है, इसलिए ये प्रो है, सिंपल। तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और आर एंटी एपोप्टोटिक जीन एक्सेप्ट, ऑल आर प्रो एक्सेप्ट। तो याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटी एपोप्टोटिक जीन इट इज BCL2, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रो एपोप्टोटिक क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रो एपोप्टोटिक इट विल बी P53। डन। अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि एग्जाम में कैसे पूछते हैं, लेट्स सी। तो लुक एट दिस पाथवे ना, आप ध्यान से देखो। ये हो गया आपका डेथ रिसेप्टर पाथवे। तो डेथ रिसेप्टर को क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो मैंने आपको बताया था यहाँ क्या होगा, फास्ट एंड ट्रेल। तो फास्ट तो ये रहा, और ट्रेल क्या है, TNF रिसेप्टर। TNF रिसेप्टर का पूरा नाम होता है ट्रेल, TNF अल्फा रिलेटेड एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग लाइगैंड। फुल फॉर्म आपको नहीं पढ़नी। अब देखो ये दोनों स्टिमुलेट हो गए तो क्या होगा, दे विल एक्टिवेट कैस्पेस के बाद अदर एंजाइम, और अल्टीमेटली क्या होगी, सेल डेथ। यहाँ पर देखो इंट्रिंसिक माइटोकॉन्ड्रियल, व्हाट दे विल डू। तो यहाँ पर देखो दे आर स्टिमुलेटिंग साइटोक्रोम सी एंड अदर प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स लाइक APAF1, और अल्टीमेटली ये भी जाके किसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, कैस्पेस को, सिंपल है। तो आपको इसीलिए ये पाथवे समझना है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब कुछ नए क्वेश्चन लाइक फ्लिप प्रोटीन जो होती है, फ्लिप प्रोटीन इनहिबिट करती है कौन से पाथवे को, एक्सट्रिंसिक पाथवे को। ये क्वेश्चन कभी आए नहीं, बट इन फ्यूचर आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आ चुका है, एपोप्टोटिक बॉडीज किससे बनती हैं। तो एपोप्टोटिक बॉडीज साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर फ्रैगमेंट, ऑर्गेनल में सब कुछ टूट गया ना, तो उसमें सब कुछ ही होगा। अब कैस्पेस का मतलब क्या होता है, देखो कैस्पेस का मतलब क्या होता है, कैस्पेस में C का मतलब होता है सिस्टीन, सो इट इज एक्चुअली अ सिस्टीन रेसिड्यू, सिस्टीन मॉलिक्यूल। एस का मतलब होता है टू क्लीव मीन्स टू ब्रेक, और ये कहाँ से तोड़ता है, एट एस्पार्टिक, ASP मीन्स एस्पार्टिक साइट। तो कैस्पेस इज सिस्टीन रेसिड्यू विच ब्रेक एट एस्पार्टिक साइट। अब देखो कैस्पेस दो तरीके के होते हैं, जैसे क्रिकेट में दो तरीके के, एक होते हैं ओपनिंग बैट्समैन, एक होता है मिडिल ऑर्डर। तो देखो ऐसे कैस्पेस हो गया इनिशिएटिंग, एग्जीक्यूशनल। तो आप देखोगे एग्जीक्यूशनल कैस्पेस एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों पाथवे में सेम है, कौन कौन से हो, कैस्पेस 3, 6, 7। लेकिन इनिशिएटिंग कैस्पेस एक्सट्रिंसिक में अलग है, इंट्रिंसिक में अलग है। तो इनिशिएटिंग कैस्पेस अगर आप देखोगे एक्सट्रिंसिक पाथवे में कौन सा होता है, 8, 10 आपको याद रखना तो करो, नहीं तो छोड़ दो, 8 याद रखो बस। तो E फॉर एक्सट्रिंसिक, E फॉर 8। तो एक्सट्रिंसिक में कौन सा है, 8। इंट्रिंसिक में कौन सा है,
इंट्रिंसिक IN, और 9 की स्पेलिंग में भी क्या आता है? IN, सिंपल। तो इंट्रिंसिक में कौन सा? 9। सो एक्सट्रिंसिक में 8, बस 8 याद रखना है, इंट्रिंसिक में 9। तो अभी अगेन अगेन यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, ऑल आर एग्जीक्यूशनल कैश पेज एक्सेप्ट, देन अंडरस्टैंड व्हाट दे आस्क यू। इनमें जो मैंने आपको बताए थे, बेम, बिड, बैक्स, नॉक्सा, प्यूमा, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सेंसर्स, इनको सेंसर्स भी बोलते हैं। अब मुझे बताओ ये सेंसर्स कौन से वाले हैं, प्रो है या एंटी है? तो दीज आर एक्चुअली प्रो एपोप्टोटिक जीन, क्लियर। अब आपसे पूछते हैं विच इज कॉल्ड पुलिसमैन और गार्जियन एंजल। तो P53, देखो P53 एक प्रो एपोप्टोटिक जीन है। इसका इंपॉर्टेंट क्या है? आइडियली हर सेल को मरना चाहिए। अगर सेल कोई नहीं मर रहा तो वो बार बार डिवाइड करता रहेगा, तो आगे जाके क्या बना देगा? कैंसर। तो इसलिए P53 कैंसर से प्रिवेंट करता है। इसको बोलते हैं पुलिसमैन और बॉडीगार्ड और गार्जियन एंजल ऑफ जीनोम। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, दोनों प्रो एंड एंटी किस फैमिली में आ रहे हैं? ध्यान से देखो, अगर आप देखोगे BCL2, BCL1, BCLXL और BCLXS, तो BCL फैमिली में दोनों आ रहे हैं। BCL फैमिली इज हैविंग बोथ। अब ये क्वेश्चन आया था स्मैक और डायब्लो क्या है? तो स्मैक डायब्लो क्या है? प्रो और एंटी। स्मैक और डायब्लो कैसा है? प्रो। तो याद रखना, एंड में L नहीं है तो एंटी नहीं है, सिंपल। अब कौन सा मॉलिक्यूल एपोप्टोसिस में फ्लिप करता है? तो दैट इज योर फॉस्फेटिडिलसिरिन। फिर आपसे पूछते हैं, सपोज एपोप्टोसिस है तो उसको डायग्नोस कैसे करोगे? तो देखो एपोप्टोसिस का फीचर होता है कि अगर आप देखोगे माइक्रोस्कोपी में क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होगा। आप साइटोक्रोम C को एस्टिमेट कर लो, बिकॉज साइटोक्रोम C इज इंपॉर्टेंट मीडिएटर वेयर इन योर इंट्रिंसिक पाथवे। आप कैस्पेस को मेजर कर सकते हो, यू कैन एस्टिमेट बाय एनेक्सिन V डाई। एक और होती है एनेक्सिन A, ये किसके लिए होती है? दिस इज फॉर हेरी सेल ल्यूकेमिया, इट इज फॉर हेरी सेल ल्यूकेमिया। फिर आपसे पूछते हैं CD मार्कर कौन सा होता है? तो याद रखना CD मार्कर जो एपोप्टोसिस का है दैट इज योर CD95। ये एक बार CHO एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। और लास्ट मेथड आई कैन से, एक और मेथड बोलूंगा, उसको हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसको समझो। सपोज आपको एक ग्लास ट्यूब लेनी है और उस ग्लास ट्यूब में पता करना है कि सेल की डेथ एपोप्टोसिस से हुई है, नेक्रोसिस से हुई है। तो आप उस सेल को ग्लास ट्यूब में जब डालोगे, तो व्हेन यू विल पुट दैट सेल इन द ग्लास ट्यूब, अगर वो नीचे जमा हो गया, एक अमलगम बना दिया, नीचे उसने एक क्लम्प बना दिया, तो इसको बोलते हैं स्मीयर पैटर्न। तो ये स्मीयर पैटर्न किस में होता है? स्मीयर पैटर्न, इसका मतलब ये सेल की डेथ जो हुई है वो किससे हुई है? नेक्रोसिस से हुई है। लेकिन अगर उसके सपोज DNA आपका ऐसा होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रैंड खुल जाए तो ऐसे दिखेंगे, एक के ऊपर एक के ऊपर। तो अगर आपको ऐसा पैटर्न दिखेगा, इसको बोलते हैं स्टेप लैडर। जैसे नसें नहीं होती, सीढ़ी होती है, तो स्टेप लैडर पैटर्न इज सीन वेयर? इन एपोप्टोसिस। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि स्टेप लैडर पैटर्न क्यों मिलता है? तो देखो मैं इसको दिखाता हूँ आपको। तो देखो स्टेप लैडर पैटर्न आपको जो दिख रहा है, आप देखोगे सेल्स ऐसे खुल गए हैं, राइट। इसको देखना है, ये स्टेप लैडर जैसे ये है, कुछ और नहीं देखना है, स्टेप लैडर पैटर्न देखना है। अब स्टेप लैडर पैटर्न जो है आपसे पूछते हैं कि ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है बिकॉज ऑफ विच एंजाइम? मैंने आपको बताया ये DNA ऐसे खुल गया है, तो DNA को कौन खोलेगा? एंडोन्यूक्लियस। So it is because of which enzyme? It is because of endonuclease. So this is the information which you have to remember about apoptosis and necrosis, and I hope you enjoyed this. तो अगले वीडियो बात करेंगे कुछ और टॉपिक के बारे में। Till then, take care, bye bye.